चलिए आज रीता कुमारी के कथा संसार में सुनते हैं लेखिका रीता कुमारी जी की कहानी अस्तित्व। कहानी सुनाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अब तक आप सबों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और अपने कमेंट देना तो बिल्कुल न भूलें। तो चलिए सुनते हैं रीता कुमारी जी की कहानी अस्तित्व। स्टैंडर्ड 1 की क्लास टीचर होने के नाते मुझे अपने क्लास के हर बच्चों का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखना पड़ता था। धीरे धीरे मैं हर बच्चे को अच्छी तरह से समझने लगी थी। एक मानस ही था जिसे चाहकर भी मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। वो गोरा चिट्ठा, बड़ी बड़ी मासूम आँखों वाला बेहद खूबसूरत लड़का था जो किसी का भी ध्यान सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। पर न जाने क्यों उसके अंदर हमेशा एक भय सा समाया रहता। जरा सी तेज आवाज़ उसे बेहद सहमा देती। किसी से भी ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था, ज़्यादातर वह चुप ही रहता था। मैं चाहती थी वह भी सामान्य बच्चों की तरह सबके साथ खेले और अपनी बातें शेयर करे। मेरे बहुत प्रयास करने के बाद भी वो हमेशा खोया खोया ही रहता। मैंने प्रिंसिपल से बातें की तो उन्होंने पेरेंट्स को कॉल करने की सलाह दी। मानस का घर स्कूल के पास ही था, फिर भी मैंने कभी उसकी माँ को नहीं देखा था जो उसे छोड़ने स्कूल आती। उसे स्कूल छोड़ने आती थी उसकी दादी या बुआ। मैंने दादी से बातें की तो उनका एक ही जवाब था, उसका स्वभाव ही ऐसा है। मुझे लगता मानस के दिल में कहीं कोई गांठ जरूर है जिसे खोलना बेहद ज़रूरी था। मैंने अपने स्तर से प्रयास शुरू किए, उससे दोस्ती बढ़ानी शुरू की। कुछ छोटे छोटे गिफ्ट भी उसे देती जिसे देखकर वह बेहद खुश हो जाता और बड़े ही जतन से सहेज कर अपने बैग में रख लेता। एक दिन जैसे ही स्कूल में छुट्टी हुई, घर जाने के लिए पंक्तिबद्ध बच्चों के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति आकर खड़े हो गए। वैसे तो वह एक आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे, पर उनका क्लांत और उदास चेहरा, थकी चाल, बेतरतीब कपड़े उनकी असमर्थता व्यक्त कर रहे थे। अचानक सारे नियम और अनुशासन को धत्ता बताते हुए मानस नाना जी बोलता दौड़कर उनकी टांगों से लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसके नाना जी व्याकुल हो झुककर उसके चेहरे पर फैले आंसुओं को पोंछने लगे और 2 टॉफी उसे पकड़ा दिए। टॉफी देख कुछ देर पहले ही शोक से मलिन मानस का चेहरा खिल उठा। वह अपनी दोनों टॉफियाँ सहेज कर अपने पॉकेट में रख फिर से पंक्ति में आ खड़ा हुआ। मैं अवाक सारे दृश्य देख रही थी। उस अबोध बालक की मर्मांतक पीड़ा मेरी समझ में कुछ आने लगी थी। कुछ देर बाद उसकी बुआ उसे लेने आई। वह तेज कदमों से चलता अपनी बुआ के साथ लगभग घिसटता हुआ वहाँ से चला गया और छोड़ गया एक अनुत्तरित प्रश्न। मैंने मन ही मन ठान लिया था कि इसके पीड़ा का स्रोत पता लगा कर ही रहूँगी और इसको उस पीड़ा से निजात अवश्य दिलवाऊंगी। एक दिन जानबूझकर मैंने उसे कुरेदा, मानस, मुझे लगता है तुम्हारी मम्मी तुम्हारा जरा भी ख्याल नहीं रखती हैं। न ही तुम्हें होमवर्क पूरा करवाती हैं, न ही तुम्हें स्कूल छोड़ने आती हैं। मुझे लगता है वह तुम्हें प्यार नहीं करती। पहले तो वह सहमा सहमा सा मुझे निबद्ध आँखों से देखता रहा, फिर धीरे से सर हिलाते हुए बोला, हाँ, मेरी मम्मा मुझे प्यार नहीं करती। वह तो हमेशा काम ही करती रहती है, उसके पास समय ही नहीं है मुझे प्यार करने के लिए। ऐसा कौन सा काम करती है तुम्हारी मम्मा? सारे काम तो मेरी मम्मा ही करती हैं। वह खाना बनाती हैं, सफाई करती हैं, कपड़े धोती हैं और दादी के पाँव भी दबाती हैं। और क्या करती हैं? मैंने यूं ही अपनी बातों को रिदम में जोड़ने की कोशिश की। और डांट खाती है दादी से, चाचा से। उसकी बातें सुन मैं सन रह गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खींच लिया हो। मन में शंकाएं उठने लगी। मन को किसी तरह शांत कर बोली, भला ऐसा क्यों? क्योंकि वह सारे काम बिगाड़ देती है। वह एक गंवार औरत है।
इतना बोलते बोलते उसकी आवाज़ भर्रा गई और अपने शर्ट के आस्तीन से अपनी आंखें पोंछने लगा। उसके चेहरे के भाव और बातों में कोई समानता नजर नहीं आ रही थी। अब मुझे अनुभव होने लगा कि परिस्थिति मानस के लिए कितना विकट, मर्मांतक, पीड़ादायी और मर्मभेदी था। उसकी बातें सुन मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी कि मैंने क्यों उसे कुरेदा। फिर भी मुझे पता करना था कि वह क्या कुछ झेल रहा है। मेरी कुतूहल और जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। तुम्हारे पापा, वो क्या तुम्हें प्यार नहीं करते? वो तो मुंबई में रहते हैं पैसा कमाने के लिए। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा है। उस घटना के बाद से मैं पूरी तरह मानसिक सपोर्ट देने लगी ताकि वह अपने अंदर जमे दुख को बाहर आने दे। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी उसकी सोच निगेटिव होने लगी। बिना किसी कारण वे अपने बगल में बैठे बच्चों को कभी पेंसिल चुभा देता तो कभी उनके कटर पेंसिल तोड़ देता। बिना अपराध उसके साथ जो घर में होता था वही वह दूसरों पर आजमाता था। एक दिन मैं स्कूल से निकलकर अपने घर जा रही थी। जैसे ही मानस के घर के सामने से गुजरी, वह अपने घर से निकलकर दौड़ता हुआ मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से तर था। मेरे रुकते ही वह दौड़कर मेरी कमर पकड़कर मुझसे लिपट गया। उसका पूरा बदन थर-थर काँप रहा था। मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं उसे सब थपकी देते हुए बोली, घबराओ नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। वह अपने हाथ से घर की तरफ इशारा करने लगा। मैं उसे लिए हुए उसके घर आ गई। मानस के घर वाले मुझे देखकर बुरी तरह घबरा गए, जैसे कि कोई भूत देख लिया हो। अंदर कमरे में फर्श पर ही अस्त व्यस्त कपड़े और बिखरे बालों वाली एक बेहद खूबसूरत औरत बैठी थी, जो संभवतः मानस की माँ ही थी। पास में उसकी नाना जी भी खड़े थे। जल्दी ही मानस की दादी शांति देवी ने स्थिति संभालने की कोशिश की। वह मुझे पास की कुर्सी पर बैठाते हुए आगे बढ़कर मानस को मेरी गोद से लेने की कोशिश की, लेकिन मानस मुझसे और भी चिपट गया। अंततः अपना पोल खुलते देख खुद ही टूटने लगी। क्या बताऊं मैडम जी, सब किस्मत का खेल है। यह मेरी बहू मीरा है। कितनी लड़कियों को किनारा कर बिना किसी दहेज के इसका रूप देख इसे छांट लाई थी। इसके अपूर्व स्वरूप को देख सबने मेरी पसंद को बहुत ही दाद दिया था। इतनी सुंदर बहू पूरे खानदान में किसी के घर नहीं आई थी। पर विधि का विधान देखिए, जिसे इसका रूप बांधना चाहिए था उसे ही बांध नहीं पाया, क्योंकि मेरी बहू मीरा मात्र 10th पास थी। उसकी शादी उसके चाचा कर रहे थे, क्योंकि पिता आर्थिक रूप से असमर्थ थे। शादी के समय इसके चाचा ने बताया था कि वह ग्रेजुएट है। अपनी आर्थिक विपन्नता के कारण पिता ने चुप रहकर अपने भाई के झूठ में साथ दिया। शादी के बाद मीरा ने पूछने पर झूठ नहीं बोला और बता दिया कि वह सिर्फ 10th पास है। उच्च शिक्षा और उच्च पद पर आसीन मेरे बेटे को सबसे ज़्यादा यही बात खटक गई। वैसे भी उसका पालन पोषण गांव में हुआ था, जिसका स्पष्ट प्रभाव मीरा के व्यक्तित्व पर नजर आता था। चाहे वह कितनी ही रूपसी क्यों न हो, पति की नज़रों में एक गंवार औरत थी। मेरे बेटा मयंक ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वह मीरा को अपने साथ ले जाकर हास्य का पात्र नहीं बनेगा। मेरे बहुत समझाने के बाद भी मीरा को मेरे पास ही छोड़कर चला गया। मैं भी क्या करती, फिर भी अपनी बीमारी का बहाना बना उसे पटना बुला ली। तरह तरह के बहाने बना उसे पूरी 1 महीना तक रोके रखी। मेरी योजना काम कर गई। दोनों के बीच रिश्ते बनने लगे। मुंबई लौटने के पहले मीरा का एडमिशन वह +2 में करवा दिया और बोला जब मीरा ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी कर लेगी, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। कुछ ही दिनों बाद जब मुझे पता चला कि बहू के पैर भारी हैं, मैंने सोचा सब कुछ ठीक हो गया। मैं उसकी पढ़ाई बीच में ही छुड़वा दी। एक बार फिर मेरे कारण मेरा बेटा आहत हुआ। उसने पटना आना ही छोड़ दिया। अपने बेटा मानस के जन्म के बाद उसे देखने भी नहीं आया। 2 साल यूं ही गुजर गए। उसने दूसरी शादी कर ली
और अपनी शादी को वैध बनाने के लिए तलाक के कागजात भिजवा दिए। क्या करती? वह मेरा बेटा था, मेरी ही गलतियों की सज़ा भुगत रहा था। उसे मैं कोर्ट में कैसे घसीटती? मेरे कहने पर बहू ने तलाक के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए। तलाक तो आसानी से हो गया और वह बहू को भरण पोषण के लिए पैसा देने से भी बच गया। उस समय तो समझ में नहीं आया, पर अब ये दोनों मेरे लिए बोझ बन गए हैं। इस उम्र में चाहे वह कितनी भी जिम्मेदारियां उठा नहीं पा रही हूँ। मेरा छोटा बेटा भी भाई की जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार नहीं है। मानस को अपने पास रखकर बहू को मायके जाने के लिए कहती हूँ तो वह जाती ही नहीं है, उल्टे आत्महत्या की कोशिश करती है। इसलिए अब तो इसे मायके भेजना और भी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि कब यह हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा देने कहना मुश्किल है। वह यह मानने को तैयार ही नहीं है कि अब हम लोग से उसका कोई रिश्ता नहीं रहा। कैसे मान लें आंटी? कभी कभी सत्य जानते हुए भी उसे स्वीकारना मुश्किल हो जाता है। इतने दिनों से आपके साथ रह रही है, इसलिए आपको ही अपना समझती है। आप ही सोचिए, बिना किसी मजबूत सहारे के वह कहाँ जाएगी? पहले से ही कुंठित मानस अपनी माँ के प्यार के बिना मानसिक रोगी हो जाएगा। बहू के लिए ना सही, पोता के लिए ही इन्हें अपने पास रखिए। मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि कोई ना कोई छोटा मोटा काम इन्हें मिल जाए, जिससे आपका बोझ कम हो जाए। आप घबराइए मत, जल्द ही कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। मैं आपकी बहू को समझा देती हूँ, आपको संकट में नहीं डाले। मुझे देख अंदर जाकर मीरा भी अपने कपड़े और बाल को ठीक कर मेरे पास ही आ बैठी थी और शांत भाव से और निर्वाक रहकर हमारी बातें सुन रही थी। मैं उसकी तरफ मुड़ते हुए बोली, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जिस जीवन को एक बार खो देने के बाद यदि सारी कायनात भी कोशिश करे तो उसे वापस पाना नामुमकिन है। वैसा अमूल्य जीवन तुम्हारे लिए इतना निरर्थक और मूल्यहीन हो गया है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा पति तुम्हें पसंद नहीं करता। एक आदमी के पसंद नहीं करने से क्या तुम पूरी तरह नाकाबिल हो गई हो, जो इतनी आसानी से अपना जान देने के लिए तैयार हो जाती हो? इतना अपमान क्यों सहती हो? जीवन की सार्थकता यूं जीवन खो देने में नहीं है। सत्य से भागो मत, उसे स्वीकार करो और आत्मसम्मान से जीने के लिए काम करो। किसी पर बोझ मत बनो। एक राह बंद हो जाने से सारी राहें नहीं बंद हो जाती। जीने की और भी राहें हैं, बस ज़रूरत है उसे कोशिश कर ढूंढने की। भले ही तुम्हारे पति को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, पर तुम्हारा महत्व और तुम्हारी ज़रूरत सबसे ज़्यादा मानस को है। उसके बाद तुम्हारे पिता को है। तुम्हारे बिना इनका क्या होगा, कभी सोचा है? अगर तुम थोड़ी हिम्मत कर दिल से कोशिश करो तो अपने साथ साथ अपने बच्चे को भी खुशी दे सकती हो, अपने पास रख सकती हो, वे सारे सुख प्राप्त कर सकती हो जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम खुद कोशिश करोगी तो मदद करने वाले भी मिल जाएंगे। तुम्हारे इस काम में मैं भी तुम्हारी हर संभव मदद करूंगी, पर उसके पहले तुम्हें अपने टूटे बिखरे आत्मविश्वास को समेटकर नए सिरे से जीवन संघर्ष के लिए अपने को तैयार करना होगा, क्योंकि मदद उसकी ही की जा सकती है जिसमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का जुनून हो। सच पूछो तो हर आदमी को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। हाँ, किसी का सहारा मिल जाए तो काम आसान हो जाता है। अब तुम मुझसे वादा करो कि तुम दृढ़ प्रतिज्ञ बन मेरे कहने के अनुसार से करोगी। हाँ मैम, बस रास्ता दिखाइए। मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगी अपने बेटा और पिता को सुखी करने के लिए। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम भी सोचो, हम भी सोचते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसा तुमने सुना है? घर आते ही पति से चर्चा की तो छूटते ही बोले, मैडम, पूरी दुनिया में ऐसे कितने ही लोग हैं, आप किस किस की मदद करोगी? मानती हूँ हर किसी की मदद करना मेरे बस में नहीं है, फिर भी हम इतने संवेदनहीन भी तो नहीं हो सकते कि हमारे आसपास एक बच्चा घोर मानसिक कष्ट झेल रहा है और एक बेकसूर औरत को प्रताड़ित किया जा रहा हो और हम हाथ पर हाथ धरे उसकी सहायता न करने के बहाने ढूंढते रहे। मैंने उस दिन के बाद से हर जगह मीरा के लिए नौकरी तलाशने लगी। उन्हीं दिनों हमारे स्कूल में गर्ल्स हॉस्टल में एक केयर टेकर का पोस्ट खाली हुआ।
जहाँ कम पढ़े लिखे व्यक्ति की ज़रूरत थी। मैंने प्रिंसिपल से अनुरोध किया तो उस पद पर वह मीरा को रख ली। स्कूल के स्टाफ के बच्चों को स्कूल फ़ी नहीं देनी पड़ती थी, इसलिए मानस का स्कूल फ़ी भी माफ़ हो गया। वह अपनी माँ के साथ हॉस्टल में मिले कमरे में रहने लगा। मानस अब बेहद खुश रहता। मीरा भी हॉस्टल की लड़कियों के साथ घुल-मिल कर रहती और उनसे आधुनिक ढंग के रहन-सहन सीखती। इसके साथ-साथ उसने पोस्टल कोचिंग से अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी। हमेशा अपने को असहाय समझने वाली मीरा के अंदर एक नए आत्मविश्वास का संचार होने लगा था। हाथ में पैसा आया तो आत्मबल भी आ गया। उसके अंदर कुछ बन जाने का जुनून सा सवार हो गया था। उसकी कठोर मेहनत रंग लाई और वह अच्छे नंबरों से बीए पास कर गई। कंपटीशन की तैयारी के साथ-साथ इंग्लिश बोलना भी सीख गई थी। अंततः वह पल भी उसके जीवन में आया कि वह बैंक में क्लर्क के पद पर चुन ली गई। मेरे साथ-साथ स्कूल के सभी स्टाफ भी खुश थे। उसकी सासू माँ शांति देवी भी खुश थी। वह मानस और अपने पिता के साथ पटना से बाहर चली गई, जहाँ उसकी पोस्टिंग हुई थी। अचानक एक दिन उससे मेरी मुलाकात एक शादी में हो गई। सुंदर तो वह पहले से ही काफ़ी थी। उस पर आधुनिक वेशभूषा, चेहरे पर फैला आत्मविश्वास और सफलता का दर्प उसे और भी खूबसूरत बना रहा था। उसके साथ एक हैंडसम युवक भी था, जिससे परिचय करवाते हुए बोली, इनसे मिलिए, ये मेरे पति आलोक जी हैं। हम दोनों एक ही बैंक में काम करते हैं और मेरा यह नया ससुराल भी पटना में ही है। और मानस, वह आईआईटी से इंजीनियरिंग कर रहा है। देखा तुमने, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लोग ठीक ही कहते हैं। तुम अपने नए घोंसले में कितनी खुश हो। हाँ मैम, जीवन संघर्ष में एक बार उतर गई तो चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आई, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्या कभी मानस के पापा ने तुझसे तुम्हारी मुलाकात हुई? हाँ मैम, हुई थी, क्योंकि अब उन्हें मानस की याद आई है। उसे वो अपने साथ ले जाना चाहते थे, पर मानस ने साफ इनकार कर दिया। वैसे भी उसकी पढ़ी लिखी साधारण शक्ल सूरत वाली बीवी चाहे जितनी स्मार्ट बनने की कोशिश करे, लेकिन मैं ही उस पर भारी पड़ती हूँ। इसलिए मुझे देखते ही नज़रें चुराने लगते हैं। चाहे लाख छुपाएं, पर मुझे खो देने का दर्द अब उसकी आंखों में साफ झलकता है। इतना बोलते बोलते वह ठहाका लगाकर हंस पड़ी। फिर भी उस आंसुओं को नहीं छुपा सकी जो उसकी आंखों में झलक आए थे। उसका संस्कारी मन शायद अब तक अपने पहले पति को भुला नहीं पाया था। अभी आप सुन रहे थे रीता कुमारी की कहानी अस्तित्व। धन्यवाद।